हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडुटी वंस अगेन। सो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरे 120 क्वेश्चंस का मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगी फॉर ऑल द सब्जेक्ट दैट इज नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश की, जो कि आपके यूपी सीनेट या फिर एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा भी और बच्चे भी मुझे कमेंट्स करते हैं लाइक अदर स्टेट के बीएससी नर्सिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्या। तो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम चाहे वो यूपी का हो, एम्स हो या अदर स्टेट का हो, सारे ही बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस जो कुछ होते हैं वो कॉमन होते हैं। तो यस, अगर आप अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो भी आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। सो प्लीज़ आप लोग भी इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनसे ही लेके मैंने ये क्वेश्चन पेपर बनाया है, जिसमें आपको पूरे 120 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, जिससे आपको एक आइडिया आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं और आप लोगों की उस हिसाब से प्रिपरेशन होगी और आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। ठीक है। तो आप लोग भी खुद से पहले क्वेश्चन का आंसर करना और आप लोग मुझे कमेंट में ये बताना कि 120 में आपने कितने आंसर्स करेक्ट किए। बाकी हम लोग शुरू करते हैं। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बोल रहा है दैट विच एक्शन बाय नर्स रिफ्लेक्ट्स पेशेंट एडवोकेसी। मतलब नर्स द्वारा किया गया कौन सा कार्य रोगी पक्ष समर्थन दर्शाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है इग्नोरिंग कंप्लेंट्स, शिकायतों को अनदेखा करना, प्रोटेक्टिंग पेशेंट राइट्स, रोगी के अधिकारों की रक्षा करना, अवॉइडिंग कम्युनिकेशन, संवाद से बचना, या फिर डिलेइंग ट्रीटमेंट, उपचार में देरी करना। तो नर्स की एडवोकेसी को दर्शाने के लिए यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, दैट इज प्रोटेक्टिंग पेशेंट्स राइट। मतलब पेशेंट के मतलब यानी रोगी के अधिकारों की रक्षा करना ही एक नर्स का मेन पक्ष समर्थन होता है। ये इसके पक्ष समर्थन को दर्शाता है। ठीक है, इसीलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन इज। दवा देने से पहले सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है। ऑप्शंस गिवन है चेकिंग रूम नंबर, कमरे का नंबर देखना, वेरीफाइंग पेशेंट आइडेंटिटी, रोगी की पहचान सुनिश्चित करना, आस्क रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से पूछना, राइटिंग रिपोर्ट, रिपोर्ट लिखना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका बी, दैट इज वेरीफाइंग पेशेंट आइडेंटिटी। ऑब्वियसली बात है, जब भी हम वार्ड में किसी पेशेंट को दवा देने जाते हैं तो सबसे पहले उसका नाम और लाइक हस्बैंड नेम ये हम क्लियर करते हैं ताकि हमें पता हो कि हमें इसी पेशेंट को दवा देनी है। वरना गलती से कभी कभी होता है कि एक ही नाम के दो लोग भी हो सकते हैं, तो हम किसी और की दवा किसी और पेशेंट को दे देंगे। तो ये गलतियां हमें नहीं करनी, इसीलिए हमें दवाई मेडिकेशन देने से पहले चेक करना होता है, वेरीफाई करना होता है पेशेंट की आइडेंटिटी को, उसकी पहचान को, यानी उसका नाम वगैरह, उसकी एज वगैरह, किस पेशेंट को हमें दवा देनी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस इज मोस्ट इफेक्टिव इन हॉस्पिटल्स। अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। ऑप्शन है वियरिंग ज्वेलरी, आभूषण पहनना, हैंड हाइजीन, हाथों की स्वच्छता, टॉकिंग लाउडली, ऊंची आवाज में बात करना, या फिर यूजिंग ग्लव्स, दस्ताने दोबारा उपयोग करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी, हैंड हाइजीन। मैंने कल भी नर्सिंग एप्टीट्यूड का एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे, जिसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि हैंड हाइजीन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमारा इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने वाला एक इन्फेक्टिव मीज़र होता है। ठीक है। तो अस्पतालों में यानी हॉस्पिटल्स में हैंड हाइजीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नर्स शुड मेंटेन आई कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग कम्युनिकेशन बिकॉज इट। संचार के दौरान नर्स को आई कॉन्टैक्ट बनाए रखना चाहिए क्योंकि यह ऑप्शन है क्रिएट्स फियर, डर उत्पन्न करता है, बिल्ड्स ट्रस्ट, विश्वास बनाता है, शोज एंगर, गुस्सा दर्शाता है, अवॉइड्स इंटरेक्शन, बातचीत से बचाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी, बिल्ड ट्रस्ट। हम जब भी किसी पेशेंट से बात करते हैं तो हमें उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, यानी उसको सीधा देखना, आई कांटेक्ट मेंटेन करना, हमें इधर उधर अपनी नज़रें नहीं चुरानी है। इससे क्या होगा, पेशेंट का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर हम उसकी आंखों में आंखें डाल के देखेंगे, प्रॉपर बात करेंगे, समझेंगे उसकी भावनाओं को, तो उसका हम पर विश्वास बनेगा, जिससे कि क्या होगा, पेशेंट की देखभाल करने में हमें आसानी होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एब्रीविएशन एनपीओ इन नर्सिंग मीन्स। एनपीओ एक शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका एब्रीविएशन क्या होगा।
नर्सिंग में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है नो फिजिकल ऑपरेशन, नथिंग बाय माउथ, नॉर्मल पेशेंट ऑब्जर्वेशन या फिर नर्सिंग पेशेंट ऑर्डर। तो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज नथिंग बाय माउथ। इसका फुल फॉर्म वैसे तो होता है नथिंग पर ओरल, तो वही मतलब है कि मुंह से कुछ नहीं देना है। तो क्या होता है ना, कभी कभी हमारा कोई टेस्ट वगैरह, जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह में, आप लोग ने भी कभी नॉर्मली अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया होगा या आपके रिलेटिव्स में, तो हमको बोला जाता है ना कि आपको 8 घंटे पहले से या कुछ खा के नहीं आना है, खाली पेट आना है। तो उस चीज़ को ही बोलते हैं कि कुछ खा के नहीं आना है, मतलब नथिंग बाय माउथ या नथिंग पर ओरल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट पोजीशन फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट इज। अचेत रोगी के लिए सबसे अच्छी स्थिति कौन सी है? ऑप्शन है सुपाइन, लेटरल पोजीशन, सिटिंग पोजीशन या फाउलर्स पोजीशन। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लेटरल पोजीशन, करवट की स्थिति, करवट लेके लेटाना अचेत अवस्था में ज़्यादा बेहतर साबित होता है अचेत रोगी के लिए। ये क्यों होता है, ये क्या होता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को, नर्सिंग एप्टीट्यूड वाला वीडियो है, उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पल्स इज कॉमनली यूज्ड इन इन्फेंट। शिशुओं में सामान्यता कौन सी नाड़ी जांची जाती है? रेडियल पल्स, कैरोटिड पल्स, एपिकल पल्स या फिर फेमोरल पल्स। तो करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज एपिकल पल्स, बिकॉज इससे प्रॉपर हम उसके ब्लड सर्कुलेशन को या जो भी पल्स रेट है हम प्रॉपर मेजर कर सकते हैं बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेकिकार्डिया मीन्स, टेकिकार्डिया का अर्थ क्या होता है? लो बीपी, स्लो पल्स रेट, फास्ट हार्ट रेट, लो रेस्पिरेशन। तो करेक्ट आंसर होगा फास्ट हार्ट रेट, दैट इज सी ऑप्शन, तेज हृदय गति को हम टेकिकार्डिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हेल्थ केयर वेस्ट कैटेगरी इंक्लूड्स शार्प्स। किस जैव चिकित्सीय अपशिष्ट श्रेणी में शार्प्स आते हैं? शार्प्स मतलब नुकीली चीज़ें, जैसे कि सिरिंज होती है ना, तो सिरिंज जो इंजेक्शन होता है उसके जो नीडल होती है वो शार्प एलिमेंट होता है, राइट। तो इनको हमें कौन से कलर के बॉक्स में वेस्ट को डालना चाहिए? तो यहाँ पे कुछ कलरिंग है, दैट येलो बैग, रेड बैग, वाइट पंचर प्रूफ कंटेनर या फिर ब्लैक बैग। तो करेक्ट आंसर होगा सी, वाइट पंचर प्रूफ कंटेनर, सफ़ेद छेदन रोधी कंटेनर, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ताकि जो हम शार्प मटेरियल डालें तो वो बाहर निकल के ना आए, ताकि जो भी वहाँ पे साफ सफाई कर्मचारी वगैरह हैं जो इधर उधर वेस्ट करते हैं तो उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, उन्हें भी कोई चोट या इन्फेक्शन ना पहुँचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नर्सिंग एथिक्स ऑटोनॉमी मीन्स। नर्सिंग नैतिकता में ऑटोनॉमी का अर्थ क्या होता है? इक्वल ट्रीटमेंट, समान व्यवहार, पेशेंट्स राइट टू डिसाइड, रोगी का निर्णय लेने का अधिकार, डूइंग गुड, अच्छा करना या फिर टेल ट्रुथ, सत्य बोलना। तो करेक्ट आंसर होगा बी, पेशेंट्स राइट्स टू डिसाइड, रोगी का निर्णय लेने का अधिकार। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि रोगी को यानी पेशेंट को खुद अपनी दवाइयाँ, अपने ट्रीटमेंट का निर्णय लेने का अधिकार है कि वो ट्रीटमेंट लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता है, तो ये अधिकार उसे होता है, इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ बेड मेकिंग इज टू। बेड बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बेड बनाना मतलब क्या होता है, मतलब हम हॉस्पिटल्स में जब जाते हैं नर्सेस, तो जो भी बेडशीट वगैरह होती है तो थोड़ा हमें प्रॉपर बेड ठीक करना होता है पेशेंट का, ठीक है, उसको हम बेड मेकिंग बोलते हैं। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, हम क्यों करते हैं ऐसा? डेकोरेशन, सजावट के लिए, पेशेंट कंफर्ट या सेफ्टी के लिए, सेव टाइम, समय बचाना, या फिर रिड्यूस स्टाफ वर्क या स्टाफ का कार्य कम करने के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा बी, पेशेंट्स कंफर्ट एंड सेफ्टी, रोगी की सुविधा और सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथर्मिया रिफर्स टू। हाइपोथर्मिया किसे बोलते हैं? ऑप्शंस गिवन है, हाई ब्लड प्रेशर को, लो बॉडी टेम्परेचर को, हाई पल्स रेट को या फिर फास्ट रेस्पिरेशन को। तो करेक्ट आंसर होगा बी, लो बॉडी टेम्परेचर यानी कम शरीर तापमान को हाइपोथर्मिया बोलते हैं। यहीं पे एक क्वेश्चन और आपको समझा देती हूँ, अगर यहीं पे पूछता हाइपरथर्मिया, तो हाइपर मतलब क्या होता है, ज़्यादा, तो वो हो जाता उच्च शरीर तापमान, तेज तापमान अगर है, ठीक है। लेकिन यहाँ हाइपर पूछा है तो कम शरीर तापमान इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है, विच वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज डिलेड वुंड हीलिंग। किस वाइटामिन की कमी से घाव भरने में देरी होती है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के या फिर विटामिन B1। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन के, क्योंकि हमने पढ़ा है ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन के। फिर है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज।
कल वीडियो में मैंने नर्सिंग प्रोसेस के पूरे 5 स्टेप वाइज आपको बताए थे कि कौन कौन से वो 5 स्टेप होते हैं। उसमें से पहला चरण क्या होता है? ऑप्शन है इवैल्यूएशन, प्लानिंग, असेसमेंट या इम्प्लीमेंटेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? असेसमेंट यानी आकलन। सबसे पहले जब पेशेंट आपके पास आएगा तो आप उसका आकलन करेंगे, यानी उसको असेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ऑक्सीजन सैचुरेशन? मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है? ऑक्सीजन सैचुरेशन मतलब बॉडी में कितना % ऑक्सीजन प्रेजेंट है एक पेशेंट के, उसको नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। उसका क्या नाम है? स्पायरोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर या फिर ECG। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, पल्स ऑक्सीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैडीकार्डिया मीन्स, ब्रैडीकार्डिया का अर्थ क्या है? इंक्रीज पल्स रेट, बढ़ी हुई नाड़ी दर, स्लो हार्ट रेट, धीमी हृदय गति, फास्ट ब्रीदिंग, तेज श्वसन, हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, स्लो हार्ट रेट, धीमी हृदय गति। अभी हमने देखा था टैकीकार्डिया, उसका आंसर था तेज हृदय गति, फास्ट हार्ट रेट। लेकिन अगर वही स्लो हार्ट रेट आ जाए तो उसको हम बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज एसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन? विच न्यूट्रिएंट, सॉरी। तो हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो इसमें कुछ आपके तत्व दिए हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। तो इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो हीमोग्लोबिन को फॉर्म करने के लिए ज़रूरी होता है? तो वो कौन सा होगा? आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स इंक्लूड, नर्स की कानूनी जिम्मेदारी में क्या शामिल है? ऑप्शन है मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, इग्नोरिंग पेशेंट हिस्ट्री, डिलेइंग मेडिकेशन या फिर अवॉइडिंग कंसेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड, सही रिकॉर्ड बनाए रखना, यही कानूनी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कोई भी अगर मेडिको लीगल केस हो जाता है तो जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम उन रिकॉर्ड्स को वहाँ पर दिखा सकते हैं, एज अ प्रूफ वहाँ पर रख सकते हैं। इसीलिए कानूनी जिम्मेदारी के तौर पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पेशेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन रखना एज अ नर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइन इंडिकेट्स इंटरनल ब्लीडिंग? आंतरिक रक्तस्राव का संकेत कौन सा है? हाई एपेटाइट यानी अधिक भूख, पेल स्किन या वीक पल्स, इंक्रीज यूरिनेशन या क्लियर विजन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, पेल स्किन एंड वीक पल्स, यानी पीली त्वचा और कमज़ोर नाड़ी, ये आंतरिक रक्तस्राव का संकेत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी पर्पस ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज़ टू, इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है? इन्फॉर्म्ड कंसेंट मतलब जैसे कि आप किसी पेशेंट का ऑपरेशन करने जा रहे हैं या सर्जरी करने जा रहे हैं, कुछ भी आप उसमें प्रोसीजर करने जा रहे हैं, तो हमें उसकी परमिशन लेनी होती है या उसकी अनुमति से ही हम कर सकते हैं। तो हम उसको बताएंगे पहले कि हम आपके ऊपर ऐसा ऐसा प्रोसीजर करने जा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो हम उससे सिग्नेचर कराते हैं। आपने देखा होगा ना, डॉक्टर्स वगैरह भी जब हॉस्पिटल में किसी की सर्जरी करते हैं तो साइन करवाते हैं कि बाई चांस कुछ हो गया तो उसके लिए हम या हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं होगा, तो साइन लेते हैं वो एक फॉर्म पे, तो उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, क्यों हम ऐसा करते हैं? इंक्रीज हॉस्पिटल इनकम, अस्पताल की आय बढ़ाना, प्रोटेक्ट पेशेंट राइट्स, रोगी के अधिकारों की रक्षा करना, अवॉइड कम्युनिकेशन, संवाद से बचना, या फिर रिड्यूस डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेज कम करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोटेक्ट पेशेंट राइट, रोगी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन रिक्वायर्स इमीडिएट CPR? किस स्थिति में तुरंत CPR देने की आवश्यकता होती है? CPR क्या होता है, इसके क्या स्टेप्स होते हैं, इसका फुल फॉर्म, ये सारे मैंने नर्सिंग एप्टीट्यूड के पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है कि कब देना होता है हमें CPR? फीवर में, कार्डियक अरेस्ट में, फ्रैक्चर में या फिर हाइपरटेंशन में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, कार्डियक अरेस्ट यानी हृदय गति रुकना, अगर एकदम से दिल की धड़कनें बंद हो जाएं तभी हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी CPR देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फीवर द नर्स शुड मॉनिटर, बुखार के दौरान नर्स को क्या मॉनिटर करना चाहिए? ऑप्शन है वाइटल साइन, जीवन संकेत, हेयर ग्रोथ, बालों की वृद्धि, विजन ओनली या फिर हाइट। तो फीवर के टाइम पे हम क्या, ऑब्वियस सी बात है, जीवन संकेत यानी वाइटल साइंस, उसमें भी टेम्परेचर देखते हैं कि कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है। फीवर, बुखार में हम टेम्परेचर ही तो देखते हैं, बॉडी का तापमान कितना है। फिर विच रूट प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट ड्रग एक्शन,
कौन सा मार्ग दवा का सबसे तेज प्रभाव देता है? मतलब हम किस मार्ग से अगर दवा लगाएंगे तो सबसे जल्दी असर करेगी? ओरल मुंह से देंगे अगर दवा तब, इंट्रामस्कुलर मांसपेशियों से, इंट्रावीनस सिरा मार्ग से, या फिर सबक्यूटेनियस त्वचा के नीचे से? तो करेक्ट आंसर होगा इंट्रावीनस यानी आईवी। आईवी इन्फ्यूजन जितना जल्दी असर करता है ना, वो बाकी में असर इतना जल्दी नहीं करता, उनको थोड़ा टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेशनल बिहेवियर इन नर्सिंग इंक्लूड्स, नर्सिंग में प्रोफेशनल बिहेवियर में क्या शामिल है? तो ऑप्शंस हैं रिस्पेक्ट एंड अकाउंटेबिलिटी, सम्मान और उदारत्व, और केयरलेसनेस या लापरवाही, नेग्लिजेंस, या फिर र्यूड कम्युनिकेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज रिस्पेक्ट एंड अकाउंटेबिलिटी। फिर इसके बाद हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ हमने अभी नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देखे 24। अब आता है इंग्लिश सब्जेक्ट, जो कि एक और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें भी काफ़ी बच्चे अगर गलत कर देते हैं तो आप लोग फिर 2-2, 3-3 नंबर की वजह से आपकी रैंक इतनी पीछे हो जाती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलना ही मुश्किल पड़ जाता है। तो इंग्लिश को भी हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, चूज द सिनोनियम ऑफ प्रूडेंट। सिनोनियम मतलब समानार्थी यानी पर्यायवाची एक तरीके से। तो पहले तो हमें प्रूडेंट का मतलब पता होना चाहिए। प्रूडेंट मतलब क्या होता है? प्रूडेंट मतलब होता है बुद्धिमान। तो ऑब्वियस सी बात है, हिंदी में भी ऑप्शंस मतलब गिवन है। तो यहाँ पे ऑप्शन है केयरलेस, वाइज, एंग्री, वीक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वाइज, बुद्धिमान। प्रूडेंट मतलब भी बुद्धिमान होता है। फिर है अ स्टॉर्म इन अ टी कप मीन्स, ये ईडियम आपको दिया है, इसका मतलब पूछा। ईडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ऑप्शन है अ सीरियस डिजास्टर, गंभीर आपदा, अ स्मॉल इशू एग्जेग्रेटेड, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना, टी स्पिलिंग यानी चाय गिरना, सडन हैप्पीनेस यानी अचानक खुशी। तो करेक्ट आंसर होगा बी, अ स्मॉल इशू एग्जेग्रेटेड। अ स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब होता है छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस गिवन है, इसमें पूछ रहा है इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो ऑप्शंस गिवन है ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव अराइव्ड, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज अराइव्ड, ईच ऑफ द प्लेयर्स आर अराइव्ड, ईच ऑफ द प्लेयर्स वर अराइव्ड। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी, दैट इज ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज अराइव्ड। क्यों हैज कब आता है? सिंगुलर के साथ। और ईच का मतलब यहाँ पे एक एक प्लेयर को ईच अगर टर्म यूज़ करें तो ये एज अ सिंगुलर हम कंसीडर करते हैं, तो सिंगुलर फॉर्म के साथ हैज आता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? बी। फिर चूज द एंटोनियम ऑफ हॉस्टाइल। एंटोनियम मतलब विलोम शब्द। हॉस्टाइल का विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है, तो पहले बात तो हमें हॉस्टाइल का मतलब पता होना चाहिए, तभी हम उसका उल्टा मतलब बता पाएंगे। तो हॉस्टाइल मतलब होता है एग्रेशन में अनफ्रेंडली, मतलब मित्रता पूर्वक व्यवहार नहीं है किसी से, अगर अनफ्रेंडली होना। तो अनफ्रेंडली का अपोजिट क्या हो जाएगा? फ्रेंडली, यानी मित्रत्व। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू मीन्स, ये भी एक ईडियम है। टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू मीन्स इसका क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है टू ईट क्विकली, टू टेक टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू वेस्ट फूड, या फिर टू बिकम एंग्री। तो करेक्ट आंसर होगा बी, टू टेक टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आवश्यकता से अधिक जिम्मेदारी ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हमारा यहाँ पे, आइडेंटिफाई द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे चूज करना। ऑप्शंस कुछ गिवन है, यस आई कंप्लीटेड द असाइनमेंट, यस आई कंप्लीटेड। ऑलमोस्ट सारे जो सेंटेंस है वो है तो सेम, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमा का फ़र्क है। तो आपको यहाँ पे कॉमा चेक करना है, वो आपको बताएगा कि करेक्ट सेंटेंस क्या है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। तो यहाँ पे क्या है? यस कॉमा आई कंप्लीटेड द असाइनमेंट। यस के बाद हमने थोड़ा पॉज लिया, इसलिए हमने कॉमा लगाया, फिर हमने अपना सेंटेंस लिखा आई कंप्लीटेड द असाइनमेंट। बाकी सब में देख सकते हो आप, इसमें कॉमा ही नहीं है। ए ऑप्शन में, सी ऑप्शन में आई के बाद कॉमा है, यहाँ पे कॉमा की जगह कुछ और ही दे दिया है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, सिली मिस्टेक। ठीक है, फिर है 7 क्वेश्चन, चूज द सिनोनियम ऑफ विविड। विविड का पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द आपसे पूछा है। तो विविड मतलब क्या होता है? ब्राइट, चमकदार। तो आंसर क्या होगा? बी, ब्राइट। फिर है द पैसिव फॉर्म ऑफ द मैनेजर अप्रूव द प्रपोजल इज। तो इसका पैसिव हो जाएगा द प्रपोजल वॉज अप्रूव्ड बाय द मैनेजर। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। फिर चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं एकोमोडेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी,
दैट इज एकोमोडेशन, इसमें डबल सी डबल एम आएगा, ध्यान रखना। फिर है 10 ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मुहावरा है, इडियम है, इसका मीन्स अर्थ पूछा है। ऑप्शन है टू ब्रेक समथिंग, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन कंफर्टेबली, टू एंड फ्रेंडशिप, टू क्रिएट साइलेंस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन कंफर्टेबली, यानी सहज बातचीत शुरू करना ब्रेक द आइस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एंटोनियम ऑफ स्कारसिटी। स्कारसिटी का एंटोनियम यानी विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है। तो स्कारसिटी का पहले हमें मीनिंग पता होगा तभी तो हम उसका विलोम बता पाएंगे। तो स्कारसिटी मतलब होता है कमी, कम। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्रचुरता यानी अधिकता। तो क्या होगा ऑप्शन इसमें? बी, प्लैनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आपको एक सेंटेंस गिवन है, ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो इसमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, इसमें से आपको करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो आप लोग ऑप्शंस पढ़ लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। तो करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर वन हु नोज मैनी लैंग्वेज। कई भाषाएं जानने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द चुनिए। एक शब्द यानी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो कई सारी भाषाएं जानता है उसे क्या बोलते हैं? लिंग्विस्ट, पॉलीग्लॉट, स्कॉलर या फिर ट्रांसलेटर। तो आंसर क्या होगा? बी, पॉलीग्लॉट यानी बहुभाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट सिक्सेस एंड सेवन्स मीन्स। एट सिक्सेस एंड सेवन्स का अर्थ क्या है? ये भी एक ईडियम है यानी मुहावरा है। ऑप्शन है वेल ऑर्गेनाइज्ड, इन कन्फ्यूजन, वेरी हैप्पी या वेरी इंटेलिजेंट। तो करेक्ट आंसर होगा बी, इन कन्फ्यूजन यानी अव्यवस्था में। ठीक है, तो एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब होता है इन कन्फ्यूजन। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, स्कार्सली डैश ही एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रैंग। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे? हैड, हैज, डिड, वॉज। तो क्या फिल यहाँ करोगे? तो स्कार्सली हैड ही एंटर्ड रूम व्हेन द फोन रैंग, तो यहाँ पे था, हैड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सिनोनिम ऑफ ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन मैंने कल भी इंग्लिश के वीडियो में बताया था, सेम क्वेश्चन यहाँ रिपीट हुआ है। इसका मतलब होता है पुराना यानी आउटडेटेड। तो करेक्ट आंसर होगा बी यानी आउटडेटेड। इसको याद करने का एक ट्रिक रखना, बाई चांस अगर आप भूल जाते हो तो थोड़ा सा तो आपको याद आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो कुछ तो याद रहेगा, लेकिन बाई चांस फिर भी कंफ्यूज हो, यार क्या था, याद पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा, ऐसा हो जाता है। तो ओ से ऑब्सोल्यूट, ओ से आउटडेटेड, इतना याद रख लेना। तो ऑप्शन देख के याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ इसका यही आंसर था। ठीक है, फिर विच सेंटेंस इज इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसमें से कौन सा है? तो कुछ ऑप्शंस हैं, शी राइट्स अ लेटर, शी विल राइट अ लेटर, शी विल हैव रिटन अ लेटर या शी रोट अ लेटर। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पे है शी विल हैव रिटन अ लेटर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैंने हज़ारों बार आपसे बोला है जब भी मैंने इंग्लिश के क्वेश्चन कराए हैं कि बच्चों टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अपने जो टेंस हैं फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इनको सबको क्लियर रखना। इससे एक दो क्वेश्चन आपके फंसेंगे ही फंसेंगे, और आपको अगर टेंस क्लियर नहीं है तो आप ऑब्वियस सी बात है वो क्वेश्चन गलत कराओगे, वहीं दूसरा बच्चा वो क्वेश्चन सही करेगा, वो आपसे कितनी रैंक आगे चला जाएगा आपको भी नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिल द बीन्स मीन्स। स्पिल द बीन्स का अर्थ क्या है? ये भी एक मुहावरा है, इसका मतलब क्या है? ऑप्शंस है वेस्ट फूड, रिवील अ सीक्रेट, कुक बीन्स या स्टार्ट आर्ग्यूमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, रिवील अ सीक्रेट यानी रहस्य प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। यहाँ कुछ ऑप्शन गिवन है आपके, हार्डली हैड आई रीच्ड देन इट स्टार्टेड रेनिंग, हार्डली आई हैड रीच्ड व्हेन it started raining, hardly had I reached when it started raining, या फिर hardly I reached when it started raining। तो आप लोग इसमें खुद से पहले चूज़ करिए क्या आपके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और फिर मैं बता देती हूँ इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज हार्डली हैड आई रीच्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, करेक्ट ग्रामर स्ट्रक्चर इसका यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड डिप्लोमेटिक मीन्स। डिप्लोमेटिक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो डिप्लोमेटिक होता है कुशल व्यवहार वाला यानी टैक्टफुल। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर है चूज द एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का विलोम शब्द चुनना है। तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है?
ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, तो आशावादी का उल्टा क्या होगा, निराशावादी यानी पेसिमिस्टिक। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। टाइम इज़ अ थीफ सेंटेंस के लिए स्माइली उपमा है, उपमा अलंकार है, मेटाफर है, रूपक है, या फिर हाइपरबोल है, या फिर आयरनी यानी व्यंग है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी यानी मेटाफर, यानी इसके लिए क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। ठीक है। फिर है फिल द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन। करेक्ट प्रपोजिशन आपको भरना है। शी इज़ प्रोफिशिएंट डैश मैथमेटिक्स इन एट ऑन विद, क्या आएगा, तो इसमें आएगा इन में। शी इज़ प्रोफिशिएंट इन मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में प्रोफिशिएंट है। ठीक है। फिर है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है सेल्फिश, जनरस, क्रूअल, वीक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पी दैट इज जनरस यानी उदार। देन इसके बाद हमारा बायोलॉजी पोर्शन आ जाता है। अभी हमने क्या देखा, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिर इंग्लिश, देन अब आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी का यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ म्यूसिस। म्यूसिस के किस चरण में क्रॉसिंग ओवर होती है। ऑप्शन है लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन या डिप्लोटीन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी दैट इज पैकाइटीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, सबको पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज बाय। फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था। ऑप्शंस गिवन है वॉटसन एंड क्रिक, सिंगर एंड निकोलसन, स्लाइडन एंड श्वान, या फिर मेंडल एंड मॉर्गन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी दैट इज स्लाइडन एंड, सॉरी करेक्ट आंसर होगा इसका बी दैट इज सिंगर एंड निकोलसन। सॉरी बाय मिस्टेक मैंने सी बोल दिया, इसका करेक्ट आंसर होगा बी दैट इज सिंगर एंड निकोलसन ने हमें फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था। फिर है बार बॉडी इज प्रेजेंट इन। बार बॉडी कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है मेल सोमैटिक सेल्स में, फीमेल सोमैटिक सेल्स में, आरबीसीज या फिर स्पर्म सेल्स। तो करेक्ट आंसर होगा बी फीमेल सोमैटिक सेल्स यानी महिला देह कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज कॉल्ड एमरजेंसी हार्मोन। एमरजेंसी हार्मोन हम किसे बोलते हैं, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन या फिर ईस्ट्रोजन। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी दैट इज एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन हार्ट कंटेन हाउ मेनी चैम्बर्स। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। सबको पता है 4 होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम्स अनवाइंड्स डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। डीएनए प्रतिकृति के दौरान डीएनए को खोलने वाला एंजाइम कौन सा होता है, लाइगेज, हेलिकेज, पॉलीमरेज या एमाइलेज। तो करेक्ट आंसर होगा बी दैट इज हेलिकेज एंजाइम। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज। तो ये क्वेश्चन पहले भी कई बार प्रैक्टिस किया है। यूनिवर्सल जो डोनर ब्लड ग्रुप होता है वो होता है सी यानी ओ नेगेटिव। फिर विच वाइटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा वाइटामिन ज़रूरी होता है, कई बार मैं बता चुकी हूँ, वाइटामिन के। फिर है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, तो किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन। फिर है विच डिसीज इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, ग्वाइटर यानी घेंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। लंग्स यानी फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी रक्त वाहिका ले जाती है। ऑप्शन से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, वेना कावा या एओर्टा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पल्मोनरी वेन। फिर है द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल आर। कोशिका के सुसाइडल बैग्स किसे बोलते हैं, राइबोसोम, वैक्यूल, लाइसोसोम या सेंट्रोसोम। तो करेक्ट आंसर होगा सी यानी लाइसोसोम। फिर है इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। मनुष्यों में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ओवरी, यूटरस, फैलोपियन ट्यूब या सर्विक्स। तो करेक्ट आंसर होगा सी यानी फैलोपियन ट्यूब। फिर है विच साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोलते हैं, तो सबको पता है मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फिर है विच आरएनए कैरीज अमाइनो एसिड्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान यानी प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्ल कौन सा आरएनए लेके जाता है। ऑप्शन है एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए या एसएनआरएनए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी यानी टीआरएनए। टी फॉर ट्रांसफर आरएनए होता है, तो टीआरएनए ट्रांसफर करेगा। फिर है
विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड पॉस्चर? मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और शरीर की मुद्रा नियंत्रित करता है? तो वो कौन सा होता है? सेरिबेलम, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अप्रॉक्सीमेटली, सबको पता है 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पिगमेंट कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड? कौन सा मतलब पिगमेंट होता है जो ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है? केराटिन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मेलानिन। करेक्ट आंसर होगा बी, हीमोग्लोबिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सी कोशिकांग अनुपस्थित होती है? साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, न्यूक्लियस या सेल मेम्ब्रेन? तो केंद्रक एब्सेंट होता है, यानी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। फिर है, विच प्रोसेस कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू पायरुवेट? कौन सी प्रक्रिया ग्लूकोज को पायरुवेट में बदलती है? तो ऑप्शंस है क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन या फोटोसिंथेसिस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। फिर विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल? कौन सा ब्लड हार्मोन रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है? तो वो कौन सी होती है? बी, यानी इंसुलिन हार्मोन। फिर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल इज? प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है? सी ऑप्शन, क्लोरोप्लास्ट। फिर है, विच फेज इज नोन एज द रेस्टिंग फेज ऑफ सेल साइकिल? कोशिका चक्र के किस चरण को रेस्टिंग फेज कहा जाता है? ऑप्शन है प्रोफेज, मेटाफेज, इंटरफेज या फिर टीलोफेज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, दैट इज इंटरफेज। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ सम बायोलॉजी क्वेश्चन। ठीक है, देन हमारा आ जाता है फिजिक्स पोर्शन। तो फिजिक्स पोर्शन में यहाँ पे बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मैंने कवर किए हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है। यहाँ पे हमसे बोल रहा है, अ बॉडी ट्रेवल्स 150 मीटर इन 10 सेकेंड, स्पीड इज? आपसे इसमें स्पीड यानी चाल पूछ रहा है, यानी वी, और आपको क्या दिया? डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है। डी से ये 150 मीटर डिस्टेंस है और टाइम दिया है टी सेकेंड। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डी कितना है? 150 अपॉन 10 सेकेंड। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन। फिर है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट, बी ऑप्शन। फिर है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ 4 kg ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। 4 kg यानी आपको मास गिवन है, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड गिवन है, यानी वी। पूछा है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यूज गिवन है, पुट कर दीजिए। हाफ हो गया, इंटू एम की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4, इंटू वेलोसिटी है 3, 3 का स्क्वायर तो 3 3 ज़ा 9। ठीक है, यहाँ फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9 2 ज़ा 18। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 18 जूल, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर है, विच मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? मैंने कई बार ये क्वेश्चन बताया है कि जो भी व्हीकल्स वाहन होते हैं उसमें कौन सा दर्पण हम यूज़ करते हैं, तो वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उत्तल दर्पण। फिर है, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड मास। तो आपको फोर्स गिवन है 50 न्यूटन, आपको एक्सेलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपसे मास पूछ रहा है। तो हमें इन तीनों में रिलेशन फॉर्मूला पता है ना, एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। हमारे पास फोर्स गिवन है, हमसे मास पूछा, तो मास इज इक्वल्स टू हो जाएगा एफ बाई ए। एफ है हमारा 50, एक्सेलरेशन हमको गिवन है 5, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 10 kg इज द आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेव कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम? कौन सी तरंग निर्वात में नहीं चल सकती? लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साउंड वेव या रेडियो वेव? तो करेक्ट आंसर होगा ध्वनि तरंग, यानी साउंड वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज? मोमेंटम का डायमेंशनल यानी विमीय सूत्र क्या होगा? ऑप्शंस गिवन है, तो पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, उससे हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? पी इज इक्वल्स टू एम इंटू वी, जहाँ पे एम क्या होता है? मास, और वी क्या होता है? वेलोसिटी। तो मास की यूनिट क्या होती है? केजी या फिर ग्राम, जो भी। तो केजी ऐसा यूनिट होती है। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो केजी के लिए हम डायमेंशनल में क्या डायमेंशन यूज़ करते हैं? एम, और मीटर के लिए यूज़ करते हैं एल, और एस सेकेंड टाइम के लिए यूज़ करते हैं टी, लेकिन यहाँ अपॉन में टी है ना, तो अपॉन टी।
तो ये टी जब ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या आंसर हो गया हमारा, एम एल टी इनवर्स। तो करेक्ट आंसर इसमें आप चेक कर लो कौन सा है, एम एल टी इनवर्स, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बल्ब ऑफ 200 वॉट रन्स फॉर 3 आवर्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज। तो आपको वॉट यानी पावर दिया है पी, आवर्स में 3 आवर्स टाइम दिया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपसे पूछा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, यानी कि 200 इंटू 3, यानी आंसर हो गया 600 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे 400, 500 एंड सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 600 वॉट आवर या फिर जूल भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम। दृश्य स्पेक्ट्रम में किस तरंग की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सबसे अधिक होती है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी ये ट्रिक बताई थी कि विबग्योर 7 कलर होते हैं हमारे उसमें रेनबो में, दैट इज़ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये बढ़ती हुई वेवलेंथ की ही सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज़ रेड। यहाँ पे अगर हमसे मिनिमम पूछता तो फिर हो जाता आंसर वायलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट रेजिस्टेंस व्हेन वोल्टेज इज 24 एंड करंट इज 4 एम्पियर। वोल्टेज गिवन है V, करंट I गिवन है आपको, आपसे रेजिस्टेंस R पूछा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, रेजिस्टेंस हमसे पूछा, तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू V बाई आई। V कितना है 24, I कितना है हमारे पास गिवन है 4 एम्पियर। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 6 आंसर, तो 6 ओम इज द करेक्ट आंसर। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली। पृथ्वी पर एस्केप वेलोसिटी लगभग कितनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है 5.2, 7.8, 11.2 या फिर 15.5। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इज। बॉडी रेस्ट में थी यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू क्या होगी, 0। फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछी है, फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 5 सेकेंड यानी टाइम गिवन है। तो यहाँ पर आप इनमें अब रिलेशन सर्च करिए कि क्या होगा, इसमें क्या रिलेशन होगा, क्या फॉर्मूला लगेगा। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन लगता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फाइनल हमसे पूछा है, तो v इज इक्वल्स टू यहाँ u की जगह 0 आ जाएगा। एक्सेलरेशन हमको गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम गिवन है 5। ठीक है, तो 4 5 से 20 यानी कि वेलोसिटी क्या आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, एमीटर, बैरोमीटर, वोल्टमीटर या इलेक्ट्रोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, दैट इज बैरोमीटर। फिर है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है, तो हमें सबको पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट वर्क डन व्हेन फोर्स इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज 4 मीटर। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, एफ इंटू डी, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स गिवन है 30 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट गिवन है 4, 3 4 12, 120 जूल इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉज एक्सप्लेन्स फ्लोटिंग ऑफ शिप्स। जहाज़ों के तैरने की व्याख्या कौन सा सिद्धांत करता है। ऑप्शन है ओम्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, न्यूटन्स लॉ या फिर पास्कल्स लॉ। तो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की इकाई क्या होती है, सबको पता है, हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 5 kg object moving with velocity 2 मीटर पर सेकेंड हैज़ मोमेंटम। मोमेंटम यानी p पूछ रहा है, तो p का फॉर्मूला होता है m इंटू वी। मास गिवन है आपको 5 kg, वेलोसिटी गिवन है 2, तो ये क्या आ जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें, बी, दैट इज 10 kg मीटर पर सेकेंड। फिर है, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए यानी हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग करते हैं, कॉनकेव, कन्वेक्स, सिलेंड्रिकल, प्लेन या फिर प्लेन लेंस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें,
बी ऑप्शन, दैट इज कन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहीं पे अगर उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता मायोपिया, तो उसमें आपका हो जाता कनकेव लेंस, तो उसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट पावर ऑफ 1000 जूल वर्क इज डन इन 20 सेकेंड। पावर पूछ रहा है आपसे, वर्क डन, और आपको क्या गिवन है, टाइम। तो पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन आपका क्या गिवन है, 1000 अपॉन टाइम गिवन है 20, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 50 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनबो फॉर्मेशन। इंद्रधनुष रेनबो बनाने के लिए कौन सी घटना मतलब कौन सी घटना उत्तरदायी है, मतलब कौन सा फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन है, दैट इज रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन या फिर इंटरफेरेंस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सी, यानी कि डिस्पर्जन। विकिरण, सॉरी, विकिरण जो होता है वो इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है, दैट इज रेनबो फॉर्मेशन को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, दाब की इकाई यूनिट क्या होती है, जूल, न्यूटन, पास्कल या वॉट। करेक्ट आंसर होगा पास्कल, पी फॉर प्रेशर, पी फॉर पास्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज फॉर 5 सेकेंड, चार्ज पास्ट, चार्ज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, करंट आपको गिवन है 2 एम्पियर, आई इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, और आपको टाइम गिवन है 5, और क्यू चार्ज पूछा है, तो हमें इसका फॉर्मूला पता होगा, क्यू इज इक्वल्स टू आई टी होता है। आई आपको गिवन है 2, टाइम गिवन है 5, 5 टू ज़ 10, दैट इज 10 कूलम इज द करेक्ट आंसर। ठीक, फिर विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। ऑप्शन है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक्सरे या गामा रेस। तो करेक्ट आंसर होगा आपका डी, दैट इज गामा रेस। अगर सीक्वेंस की बात करें तो सबसे कम होती है रेडियो वेव्स की, देन उससे ज़्यादा होती है माइक्रोवेव्स, देन होती है एक्सरे, फिर सबसे ज़्यादा होती है गामा रेस। तो यहीं पर अगर आपसे मिनिमम पूछ लेता लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो आपका आंसर होता है रेडियो वेव्स। तो ये सीक्वेंस भी याद रखना, काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं केमिस्ट्री क्वेश्चंस में। केमिस्ट्री में फर्स्ट क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, बहुत ही इजी है, 7 होता है, सबको पता है, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिलीज होती है, हमें पता है ऑक्सीजन, जो हम लोग रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं। फिर है द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, मॉलिकुलर फॉर्मूला, तो ये होता है C6H12O6। करेक्ट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम वाटर में आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो मोल्स का फॉर्मूला हमको पता होगा, आपको भी पता होगा, मोल्स का क्या होता है, मास यानी वेट अपॉन मोलर मास। तो मास हमें गिवन है वाटर का 18 ग्राम, मोलर मास वाटर यानी H2O का मोलर मास कितना होता है, जब निकालोगे तो वो भी 18 ग्राम पर मोल आएगा। तो 18/18 क्या हो गया हमारा आंसर, 1 मोल। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, तो बी 6 आंसर इसका होगा। फिर विच बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को साझाकरण से कौन सा बंध बनता है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध बनता है। नेक्स्ट, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ CO2, CO2 का मोलर मास निकालना है। इसको पहले तोड़ेंगे, कार्बन का मोलर मास +2 इंटू ऑक्सीजन का मोलर मास। कार्बन का कितना होता है 12 +2 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 44 ग्राम पर मोल। तो ये होगा CO2 का मोलर मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने भर भर के पढ़ी होगी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें सब में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन। सारे ही कंपाउंड्स किसके बने होते हैं, कार्बन के। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर उसमें कार्बन प्रेजेंट है दैट मीन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर है एवोगैड्रो नंबर इज, एवोगैड्रो नंबर की संख्या क्या होती है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है, तो वो होगी मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मोलैरिटी आपसे पूछिए यानी मोलरता, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन
लीटर, यूनिट का ध्यान रखना है, वॉल्यूम यहाँ पे हम लीटर में रखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होता ml में तो पहले आप उसको लीटर में कन्वर्ट करते, तो ये सिली मिस्टेक मत करना, इससे क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें तो लीटर में ही गिवन है तो हम एज इट इज़ वैल्यू रख देंगे। तो मोल्स गिवन है 2, वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर, आंसर क्या आएगा 2 मोलर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? सी यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट इज, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl, दैट इज बी ऑप्शन। फिर है विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस प्रोसेस में होता है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन या हाइड्रोलिसिस। तो करेक्ट आंसर होगा बी यानी ऑक्सीकरण। अगर किसी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। और वहीं अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो आंसर हो जाता रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, तुल्यांक द्रव्यमान आपको निकालना है H2SO4 का। ऑप्शंस कुछ गिवन है, तो उसके लिए हमें पहले उसका मोलर मास पता होना चाहिए अपॉन बेसिसिटी। तो H2SO4 का मोलर मास क्या होता है? 98 जब निकालोगे, और इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 2 अपॉन 2, तो 98/2 जब सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा बी। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 कितना होगा? 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइटामिन कंटेन्स कोबाल्ट, कौन से वाइटामिन में कोबाल्ट होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। करेक्ट आंसर होगा विटामिन B12। फिर है द हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन इज, मीथेन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp, sp2, sp3 या फिर dsp2। तो CH3, जब इसको आप फॉर्मूला ऐसे बनाओगे, CH4 सॉरी, मीथेन, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp3। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, दैट इज sp3 इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, निम्न में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? ऑप्शंस कुछ गिवन है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज HCl। फिर है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर में ऑक्सीजन का परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। तो वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O, ठीक है। और वाटर का अगर आप वो निकालोगे, क्या नाम, मोल, सॉरी मोलर मास, तो कितना आता है? 18 आता है, जिसमें से 16 तो कितना है? ऑक्सीजन का, राइट। तो अगर हमें इसका परसेंटेज निकालना है तो 16 हो गया, ऑक्सीजन का निकालना, तो ऑक्सीजन का मोलर मास है 16, टोटल वाटर का मोलर मास कितना है? 18, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 हम कर देंगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 88.9%। तो इस तरीके से आप ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल सकते हो। यही अगर आपसे हाइड्रोजन का परसेंटेज इन वाटर पूछा होता, राइट, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना है? 1, और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, तो 2 बाई टोटल कितना है? 18 हो जाएगा, इंटू 100 कर देना, तो जो आंसर आएगा वो हाइड्रोजन का होगा। इस तरीके से आप हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन हैबर प्रोसेस, तो हैबर प्रोसेस में कौन सा उत्प्रेरक यूज़ किया जाता है, उपयोग होता है? तो हैबर प्रोसेस क्या होती है? अमोनिया जिसमें बनाते हैं, अमोनिया बनाने की प्रोसेस। इसकी रिएक्शन आपने पढ़ी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नाइट्रोजन प्लस 3H2 इज इक्वल्स टू 2NH3, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बनते हैं। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट का काम करता है वो होता है आयरन, Fe, ठीक है। तो कौन एज अ उत्प्रेरक होगा? आयरन यानी लोहा, बी आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2, H2O2 में आपसे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है ये पूछा है। ऑप्शंस कुछ आपको गिवन है, तो H2O2 में चलिए निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। H2O2 ऑक्सीजन की हमसे पूछिए तो लेट X बी द ऑक्सीडेशन नंबर, हम सपोज कर ले रहे हैं कि X इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। और यहाँ पे हाइड्रोजन की हमें पता 1 होती है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 1 हो गया, प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन के हमने X मान लिया, इक्वल्स टू कोई चार्ज वगैरह नहीं तो इक्वल हम 0 मान लेंगे, ठीक है। अब X की वैल्यू यहाँ पे निकाल लो, 2x इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर जाएगा जब, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, राइट, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू क्या आ गया? -1। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, दैट इज -1। फिर है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो ये तो लर्न करने वाली वैल्यू कि एक मोल में नंबर ऑफ सब्सटेंस कितने होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन रिलीज हीट एनर्जी, कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा ऊर्जा मुक्त करती है?
ऑप्शन से एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन या रिवर्सिबल रिएक्शन। करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। यहीं पे अगर एक्सेप्ट का पूछता तो वो फिर आंसर होता एंडोथर्मिक, लेकिन हम रिलीज एनर्जी का पूछ रहे हैं, हीट एनर्जी, तो आंसर होगा एक्सोथर्मिक। सो दीज आर ऑल 120 क्वेश्चन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट जो आपके नर्सिंग एग्जाम में आते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप एक तरीके से ये समझ लो कि आपने एक तरीके का पूरा पेपर सॉल्व किया। अब आपने खुद से कितने करेक्ट किए हैं मुझे ये ज़रूर बताना कमेंट में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।